शाह बानो केस को लगभग 50 वर्ष पूरे होने को है। आज भी यह केस अक्सर चर्चा में आता रहता है। इस केस का संबंध यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी जुड़ जाता है, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में उल्लिखित है, समान नागरिक संहिता। हाल में उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू भी किया है। वर्तमान में जिस दल की सरकार है वह अपने घोषणा पत्र में भी बार बार ये लिखती रही है कि वह पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करेगी, लेकिन फिर भी अभी तक लागू यह नहीं हुआ है और अक्सर इस मुद्दे पर चर्चा होती रहती है। सबसे पहले यदि हम देखें तो आखिर ये शाह बानो केस है क्या। शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खां। मोहम्मद अहमद खां शाह बानो बेगम के पति हैं, जो पेशे से वकील रहे हैं और जिस समय इनका तलाक हुआ बाकायदे 60,000 रुपये महीने की वकालत में आय करने वाले व्यक्ति थे। 1932 में इनकी शादी हुई थी, लेकिन 43 साल के पूरे वैवाहिक संबंध के बाद मोहम्मद अहमद खां ट्रिपल तलाक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक साथ उन्होंने तलाक कह के शाह बानो बेगम को घर से निकाल दिया। और इसके बाद यह मुद्दा उठा कि मुस्लिम महिलाओं के आखिर राइट्स क्या हैं, क्योंकि शाह बानो बेगम ने मोहम्मद अहमद खां से अपने लिए गुजारा भत्ता मांगा था। आखिर सबसे पहले ये समझने की बात है कि आखिर ये ट्रिपल तलाक या तलाक ए बिद्दत आखिर है क्या। मुस्लिम जो पर्सनल लॉ हैं, यानी कि हमारे देश में जो मुसलमानों के विवाह से संबंधित जो कानून हैं उनके धार्मिक कानून लागू होते हैं, लेकिन हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों में के से संबंधित हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है और उसके तहत ही विवाह और तलाक संबंधित जितने भी विवादों का निपटारा होता है। लेकिन मुसलमानों में धार्मिक कानून के आधार पर तलाक और विवाह को जो है लिया जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो 1937 में भारत में लगभग लागू हुआ और उसके समय से ही ये प्रावधान है कि जितने भी केस न्यायालय में जाएंगे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत निपटाए जाएंगे। आखिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में किस तरीके की तलाक के प्रावधान हैं। यदि हम शरीयत को देखें तो शरीयत में पति द्वारा कई तरीके की तलाक दिए जाने के प्रावधान हैं, जिसमें से 3 मुख्यतः हैं। इसी तरीके से पत्नी द्वारा भी तलाक दिए जाने के प्रावधान हैं, लेकिन पत्नी द्वारा तलाक दिए जाने की जो व्यवहारिक रूप है वो कभी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि शरीयत की व्याख्या अक्सर पुरुष करते रहे हैं, पुरुष मौलाना करते रहे हैं। इस वजह से पत्नियों का तरफ से तलाक दिए जाना ये व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हो पाया। आपवादिक रूप में कहीं चाहे देखने को मिले, व्यवहारिक रूप में पति द्वारा ही तलाक दिया जाता है। समानता वो 3 रूप में देखने को मिलता है। पहला रूप है तलाक ए अहसन, जिसमें पति तलाक देता है। तलाक देने के बाद 3 महीने के पीरियड में उसको अगर वो अपनी पत्नी से यौन संबंध या सेक्सुअल रिलेशन बना देता है तो वह अपने आप में तलाक रद्द हो जाता है। वो 3 महीने के पीरियड को हम 3 पीरियड साइकिल, महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है उस साइकिल को अगर मिला लें, अगर वो 3 महीने में का होता है, उसमें अगर पति यौन संबंध बना ले तो वो रद्द हो जाएगा। अन्यथा तलाक ए अहसन लागू होने के बाद तलाक हो जाता है। दूसरा होता है तलाक ए हसन। इसमें से पहले जब पति तलाक बोलेगा, फिर इसके बाद दूसरा तलाक बोलेगा, पहले पीरियड के बाद महिला के, फिर दूसरे पीरियड के बाद फिर तीसरा तलाक बोलेगा। यदि वो तीसरा तलाक नहीं बोलता है तो पहले के दोनों तलाक जो बोले गए हैं वो रद्द हो जाते हैं और तलाक रद्द हो जाता है। इसमें से एक है तलाक ए बिद्दत, जिसे हम इंस्टेंट तलाक या ट्रिपल तलाक बोलते हैं। ये सबसे भयानक है महिलाओं के लिए कि इसमें कोई भी पुरुष तुरंत तलाक बोलकर महिला को छोड़ देता है। और यहाँ तक केस आए कि कोई पुरुष जो अरब देशों में कमाने गया है या बाहर गया है, फ़ोन पर ही तलाक बोलकर अपनी पत्नी से छुटकारा पा लेता है। जो महिलाओं के साथ एक लैंगिक भेदभाव से ज़्यादा और कुछ नहीं है, ये बहुत ही पीड़ादायक था। और इसमें इसके तलाक की एक बात है कि इसमें किसी भी तरीके के सुलह की कोई संभावना नहीं है। 3 बार आपने तुरंत तलाक बोल दिया तो वो तुरंत ही प्रभावी हो जाता था। मुस्लिम पर्सनल लॉ की मैं बात बता चुका हूँ कि 1937 से ये भारत में इसके तहत जितने भी विवादों का निपटारा होता है। और इस पर्सनल लॉ के तहत पति जो है किसी भी तरीके के गुजारा भत्ता देने के लिए जवाबदेह नहीं है। अब हम शाह बानो केस पर अगर हम पहुँचें तो शाह बानो ने कोर्ट पे ये अर्जी लगाई कि उनके पति से गुजारा भत्ता दिया जाए और उनकी उम्र काफ़ी है और 43 साल के उस विवाह संबंध के बाद उनको छोड़ा गया है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तो हम ये आदेश नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी एक मानवीय आधार पर कोर्ट ने कहा कि 25 रुपये महीना आप इनको गुजारा भत्ता दीजिए। 1980 में शाह बानो की तरफ से फिर
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें से हाई कोर्ट ने उसको बढ़ाकर ₹179.20 प्रति महीने अपने आप में वो गुजारा भत्ता देने के लिए कह दिया। साहबानों ने इसमें ये कहा था कि मेरा पति वकील है और वो 60,000 रुपये महीने कमाता है, तो मुझे एक निश्चित गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। पति जो है साहबानों के सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, गुजारा भत्ता का समर्थन सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय ये कहा कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके के तलाक मानवीय गरिमा के विरुद्ध हैं। अब हमें समझें कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। देखिए, दो तरीके के कानून होते हैं। पहला होता है आपराधिक कानून, दूसरा होता है नागरिक सिविल कानून या दीवानी कानून। आपराधिक कानूनों में चाहे वो किसी भी धर्म से हो, 99% तक समानता है। हमें जानते हैं कि भारत एक बेहद विविधतापूर्ण देश है। यहाँ बहुत सारे ट्राइबल्स रह रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में जो अंसारी आदिवासी समुदाय रह रहा है, वो संयुक्त परिवार के साथ साथ बहुपति प्रथा, वहाँ एक महिला कई सारे पुरुषों से विवाह करने की प्रथा है। तो बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप्स की अपनी अपनी कल्चर से वो अपने अपने तरीके से विवाह करते हैं। उन पर हिंदू मैरिज एक्ट या कोई भी रिलीजियस मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। और भारत में इतनी विविधता होने की वजह से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए बिल्कुल बराबर लाना मुश्किल है। इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A जो है अपने आप में, जो नागालैंड से संबंधित है और अन्य राज्यों से संबंधित है, वहाँ उनको आपराधिक स्तर पर कई तरीके की छूट दी गई है, विवाह के मुद्दे पर, तलाक के मुद्दे पर या अन्य जो बलि प्रथाओं के मुद्दे पर। जो उनके स्थानीय कानून, उनके सांस्कृतिक कानून है आदिवासियों के, उस पर उन्हें छूट दी गई है। आपराधिक स्तर पर सबके लिए एक समान कानून नहीं है, लेकिन धार्मिक आधार पर यहाँ भेदभाव नहीं है। 99% मामलों में समान है ये सबके लिए। दूसरा, जो दीवानी कानून है, जो नागरिक कानून है, उसमें अंतर है। हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, जिसमें सिख भी, जैन भी और बौद्ध भी, इन तीनों के लिए एक समान कानून होता है विवाह के लिए, कि जैसे वो एक ही विवाह कर सकते हैं, एक समय में एक ही विवाह संबंध में रह सकते हैं, दूसरे विवाह संबंध में नहीं रह सकते हैं। उस तरीके से उनका तलाक का भी है कि जब तक एक पत्नी है आपके पास, तो आपको पहले एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत तलाक लेना पड़ेगा, तभी आप दूसरी महिला से विवाह कर सकते हैं। अब उत्तराधिकार का प्रश्न भी इसमें बनता है, लेकिन इन तीनों ही मुद्दे पर जो मुसलमानों में है या मुस्लिम्स में है, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ काम करता है, जो धार्मिक है और शरीयत के अनुसार काम करता है। भारतीय संविधान का भाग 4 में आर्टिकल 44 है। संविधान निर्माताओं ने ही राजकीय नीति निर्देशक तत्व DPSP जो भाग 4 है, उसमें 44 में लिख दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, समान नागरिक संहिता लाने की ज़रूरत है, ताकि जो ये नागरिक कानून है, इनके स्तर पर भी धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, सबके लिए एक समान कानून हो। इसके पक्ष और विपक्ष में दुनिया भर के तर्क दिए जाते हैं। पक्ष में तर्क दिया जाता है कि भाई ये लैंगिक न्याय के अनुकूल है, आर्टिकल 14 के तहत ये अपने आप में समानता के न्याय को के लिए मुताबिक है। आर्टिकल 21 जो जीवन का अधिकार, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की हम अक्सर बात करते हैं, महिलाओं के लिए गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करेगा अगर UCC आता है। साथ ही न्यायिक जटिलता भी कम करेगा, क्योंकि धार्मिक आधार पर भी कानूनों की व्याख्या करना या उनके आधार पर विवादों का निपटारा करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों के लिए भी जटिलता पैदा करता है। तो यदि UCC आता है तो जटिलता भी कम होगी। साथ साथ ही राष्ट्र में एकता और अखंडता बढ़ेगी, सामाजिक एकता का भी विस्तार होगा, ऐसे तर्क दिए जाते हैं। ऐसे विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि भारत में, मैंने जैसे पहले कहा कि आदिवासी समुदाय भी हैं, विविधतापूर्ण देश है, इससे लागू करने से अपने आप में ये होगा कि सभी पर लागू नहीं हो रहा, कुछ न कुछ समुदाय छूट ही जाएंगे। साथ ये भी कहा जा रहा है कि भाई अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनकी संख्या कम है, इससे वैमनस्य भी होगा, अविश्वास पैदा होगा कि बहुसंख्यक हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। लेकिन एक प्रगतिशील व्यक्ति ये अक्सर स्वीकार करता है कि वो व्यक्ति जो मुख्य धारा में हैं, उन महिलाओं के साथ भेदभाव ना हो। तो अक्सर ये चर्चा रही है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, और लागू न किए जाने के पीछे एक मुख्य तर्क दिया जाता है कि सरकारों के पास राजनीतिक साहस नहीं है, जिसको अगर हम सामाजिक मुहावरे के रूप में कहें तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार कौन होगा। कांग्रेस की जब तक सरकार थी उसने इस मुद्दे को कभी भी नहीं छेड़ा, लेकिन वर्तमान सरकार प्रयासरत है। उत्तराखंड सरकार ने तो लागू किया है, और गोवा में बहुत पहले से ही लागू है, क्योंकि वहाँ पुर्तगाली थे और पुर्तगालियों ने जो न्याय व्यवस्था बनाई थी उसमें धर्म के आधार पर किसी भी रूप में भेदभाव नहीं था।
साहिबानो केस का जब मुद्दा उठा था तो राजीव गांधी सरकार ने क्या किया, 1986 में मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून बना दिया, क्योंकि बहुत सारे प्रगतिशील वर्ग, बौद्धिक वर्गों का दबाव था। उस विशेष कानून के तहत जो दायित्व पति का होना चाहिए वो दायित्व पति से उठाकर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ऊपर डाल दिया गया और कहा गया है यदि कोई मुस्लिम महिला असहाय है, उसको छोड़ दिया जाता है तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड उसकी मदद करेगा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो केस में, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले मामले में 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि तलाक बिद्दत, जिसे इंस्टेंट तलाक भी कहा जाता है, ये बेहद ही संवेदनहीन है, अतार्किक है, अप्रगतिशील है और एक कुप्रथा की तरह काम कर रहा है। इसको समाप्त करने की ज़रूरत है। सरकार ने 2019 में ट्रिपल तलाक कानून बना दिया और इसके तहत ट्रिपल तलाक को आपराधिक घोषित कर दिया। लेकिन तलाक का जो धार्मिक आधार पर जो मुद्दा है उसको अभी सॉल्व करने की ज़रूरत है और सरकार को बहुत ही जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए।